anybody can practice sunya. You change your life, you change your business, you change your future. So you practice non-differentiation. Whether you are Hindu, whether you are Muslim, whether you are Christian, you are Buddhist, it doesn't matter. अब यहाँ आए हो तो मन को समझ के और उसको ट्रेन करके जरूर जाना. So we train the mind by reverse counting. Which country practice the sunya first? It's India. दुख और सुख दोनों अपने बच्चे दोनों को संभालना, लेकिन इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन के अंदर, लाइव वेबिनार के अंदर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं. और आज हम इस शून्य मेडिटेशन यानी शून्य प्रैक्टिस के लगातार सेशंस हम आपके लिए लाइव सेशंस के साथ हम आपके सामने मिल रहे हैं. तो यहाँ पर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, और वो इम्पोर्टेंट बात है कि शून्य ध्यान और शून्य मेडिटेशन या फिर शून्य प्रैक्टिस जो है वो हमारे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए है. हर व्यक्ति जीवन में शांति और आने वाले समय में खुशियां, समाधान चाहता है. सिर्फ पैसे से खुशियां नहीं परचेस कर सकते, सिर्फ पैसे से हम शांति नहीं लेकर आ सकते. तो काफ़ी सफलता के बावजूद भी लोगों के जीवन में शांति नहीं होती है. काफ़ी सफलता होने के बावजूद भी लोग पूरी तरह से खुश नहीं रहते हैं. तो इसका भी एक अच्छा सॉल्यूशन दत्तू डॉक्टर लीम सियो जिन जिन्होंने हमारे सामने लेकर आए हैं, और वो है शून्य प्रैक्टिस करते रहना, यानी हमारे मन को रिसेट करते रहना. जिस तरीके से हम जब भी एक चीज को खाली करते हैं तभी उसको फिर से नया भरा जा सकता है. जब तक वो एम्प्टी नहीं होगा, एम्प्टीनेस, शून्य का मतलब जीरो. जीरो मीन्स क्या है? एम्प्टीनेस, पूरी तरीके से जीरो हो जाना. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब. आप कितना भी बड़ा इंसान बन जाओ, लेकिन एक लेवल पर जाने के पश्चात आपको एक ग्राउंड टू अर्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. हम दातो डॉक्टर लीम सियो जिन को ऐसे ही नहीं बोलते, मानव से भी महान और इंसान के रूप में भगवान देखते हैं दातो डॉक्टर लीम सियो जिन को. क्योंकि जब हम इनको मिले थे तो मुझे याद है, मेरा हैदराबाद में जो टीम गया था पहली बार, जो शून्य की पहली जो क्लास हुई थी, तो सबसे पहला जो शून्य रिट्रीट प्रोग्राम हुआ था वो हमारे टीम के साथ हुआ था पुणे से. और वो गए थे हम सारे लोग हैदराबाद, सिद्दीपेट, तेलंगाना फैक्ट्री का जो सेटअप लग रहा था उस समय पर दातो डॉक्टर लीम सियो जिन के सामने थे. उस समय पर दातो डॉक्टर लीम सियो जिन ग्रीन गार्डन था और उसमें हमारे लोगों के साथ नीचे बैठकर वार्तालाप कर रहे थे. ये क्या दर्शाता है? एक बिलियनियर पर्सन जिनकी कंपनी 200 से भी ज़्यादा देशों में है, 200 कंट्रीज में जिस कंपनी को पहुंचाया है, उसके वो मालिक है, वो पर्सन आज अपने आप को आज भी बोलते कि मैं आज भी जीरो हूँ, मैं आज भी शून्य हूँ, मैं हर दिन नई शुरुआत करता हूँ, मैंने अभी तो कुछ नहीं किया है, मुझे और बहुत कुछ करना है. तो हमेशा शून्य रहना, हमेशा जीरो होना, इन्हीं से सीखा है हमने. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जीवन में आप एक अच्छी सफलता के बावजूद भी अगर अच्छी खुशियाँ और आपके जीवन में शांति लेकर आना चाहते हो तो लगातार शून्य प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. और शून्य प्रैक्टिस में नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है, ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, ना ही कोई चैंटिंग करना है, ना ही आपको अपने किसी रिलीजन या धार्मिक रूप से किसी को किस तरीके का भी मंत्र जाप करना है, ना ही मंदिर की जरूरत है. आप किसी भी जगह पर, आप कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं. आप चेयर में बैठकर भी इसको मेडिटेशन कर सकते हैं, शून्य प्रैक्टिस कर सकते हैं, या किसी गार्डन में जाकर भी कर सकते हैं, या अपने घर के अंदर एक मैट लेकर भी वहां पर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. करना जरूरी है. और सबसे पहले हम इसके 3 चरण कहते हैं. हमने पिछले अध्याय में भी 2 चरण हमको बताए थे. पहला चरण हमने बोला था वो था 9 to 0, यानी क्या था? रिवर्स काउंटिंग. हमारे मन को एक लेवल पर अगर एम्प्टी करना है,
इसका मतलब होता है कि हमारे मन के अंदर अनगिनत विचार आते रहते हैं। सकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते रहते हैं, डिप्रेशन आता रहता है, टेंशन्स वाले विचार आते रहते हैं, कई समस्याएं हमारे जीवन में हैं, तो उन समस्या के बारे में हम हमेशा उन्हीं विचारों के ख्यालों में डूबे रहते हैं। तो इन सभी विचारों को रिसेट करना कहीं ना कहीं पे जरूरत होती है और हमारे मन को हमें खाली करना है, तभी जाके हमारे अच्छे विचार उस जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। यही है दतुक डॉक्टर लीम सियोजिन यानी डाटो डॉक्टर लीम सियोजिन इनकी और डीएक्सएन की सफलता का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ डीएक्सएन, द पावर ड्राइव्स टू डीएक्सएन। डीएक्सएन को जिस पावर ने ड्राइव किया है वो है शून्य ध्यान प्रैक्टिस। तो चलिए दोस्तों, लगातार इस प्रैक्टिस को आप भी करते रहना और अपने अपने ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को यह मैसेज जरूर पहुंचाना। ये क्यों जरूरी है? आप अपने मोबाइल को रिसेट करते हैं कि नहीं करते हैं? आपका मोबाइल जब हैंग हो जाता है तो आप इसको एम्प्टी करते हैं कि नहीं करते हैं? जब इसके अंदर डेटा फुल हो जाता है तो आप इसको एम्प्टी करते हैं ताकि इसकी स्पीड, इसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस फिर से हमें वापस लेकर आ सके। वही हमारे मन के साथ है। जब यह मन पूरी तरीके से भरा होगा विचारों के बहुत सारे ख्यालों के कारण से, सोच के कारण से, बहुत सारे अनगिनत थॉट्स अगर चलती रहेगी तो जो हमें जीवन में सच में करना चाहिए उन विचारों के ऊपर हमारा फोकस ही नहीं रहता। इसलिए हमें ध्यान देना है, हमारे मन को हर दिन रिसेट करना है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं 920 की प्रैक्टिस और इसके पश्चात हम दातो डॉक्टर लीम सियोजिन की बायोग्राफी। हाँ दोस्तों, इसी YouTube चैनल के अंदर हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई है और उस प्लेलिस्ट में अब तक 4 एपिसोड हो चुके हैं। आज ये 5वां एपिसोड होने जाएगा और वहां पर हम दातो दटुक डॉक्टर लीम सियोजिन इनकी बायोग्राफी, माय जर्नी विथ डीएक्सएन, डीएक्सएन के साथ मेरी यात्रा, इन चीजों को और डॉक्टर लीम के जीवनी को आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। किसी ने सच ही कहा है, अगर जीवन में सच्ची सफलता पाना चाहते हो तो लोगों की बायोग्राफी अच्छे से पढ़िए। लोगों को पढ़ने के लिए कहां समय है आजकल, लेकिन कम से कम आप अपना मोबाइल ऑन कर इन बातों को सुन तो सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी डॉक्टर लीम सियोजिन के सारे विचार, उनके जीवन की सारी जीवनी आप तक मैं पहुंचाऊं और इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपके सामने पेश आना चाहता हूं। तो दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए और लगातार जो एपिसोड आ रहे हैं वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो उसको आपको नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके रखना है ताकि ये सारे वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस श्रृंखला के साथ, डॉक्टर लीम सियोजिन की जीवनी के साथ हम सभी लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आज 920 की प्रैक्टिस करेंगे और उसके पश्चात आज हम एपिसोड नंबर 5 के अंदर चले जाते हैं। एक बार फिर से बता दूंगा आप सभी लोगों को कि ये 920 कैसे करना होता है। इसके लिए हमें एक सिंपल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। जैसे अभी मैं चेयर में बैठा हूं यहां पर, और कंफर्टेबल बैठना है, पूरी तरीके से आरामदायी बैठना है। उसके पश्चात आप थोड़ा सा वार्म अप भी कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा सा ब्रीदिंग थोड़ा सा फास्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि हमें इस पूरी की पूरी प्रैक्टिस में हमारी ब्रीदिंग पर कंसंट्रेशन करना है। यानी हमें उनके ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है। पूरा का पूरा मन को एक जगह पे काम पे लगा देना है। वो मन को काम कौन सा मिलेगा? अब वो सिर्फ ब्रीदिंग को अंदर जाते हुए और अंदर बाहर आते हुए महसूस करेगा, और सिर्फ महसूस नहीं करेगा, उसके साथ वो रिवर्स काउंटिंग भी करेगा। ये मन को काम देना है। तो जब मन को एक काम दिया जाता है तो मन अपने आप उसी काम में जब लग जाता है तो कुछ समय के लिए हम सारे ख्याल, सारे विचार, सारे थॉट्स को हम भूल जाते हैं, रिसेट करते हैं, और इसी को हम कहते हैं एक फ्रेश रिफ्रेशनेस की फीलिंग भी आ जाएगी और बहुत सारे डिप्रेशन से बाहर आने का ये बहुत अच्छा रास्ता है। दूसरा, आपके जीवन में सही फोकस होना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये भी इससे साथ हम पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जीवन में पीस, यानी शांति और खुशियां, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, समाधान, इन सभी लोगों को आप इस प्रैक्टिस के माध्यम से लेकर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमें करना एक ही है, कंफर्टेबल बैठने के बाद हमारी जो आंखें वो बंद नहीं करनी है। वो भी मैंने लास्ट के सेशन में भी बताया था। जैसे आप आंखें बंद करते हो तो हमारा मन भटकने लगता है, बहुत सारे विचारों में, ख्यालों में आगे पीछे दौड़ने लगता है। तो उस समय पर हमारी आंखें जब बंद हो जाती है
तो हम वहां से ही अपने मन को रिसेट नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर लिम कहते हैं आंखों को खुली रखना है, 45 डिग्रीज में आगे किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है, ताकि यहां पे भी हम अपने मन को किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेशन देखने के लिए लगाएंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ 45 डिग्री, ये देखिए 45 डिग्री यहां पर आपको देखना है, किसी न किसी एक ऑब्जेक्ट की तरफ देखना है, और फिर हमें रिवर्स काउंटिंग करनी है। और रिवर्स काउंटिंग करते वक्त हमें हमारे मन को सिर्फ और एक काम मैंने बताया था, वो था ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देने को बताना है। मतलब क्या है, आपका सांस जैसे अंदर जाएगा महसूस हो जाता है, फिर सांस बाहर आ जाएगा, तो जैसे ही सांस बाहर आ जाती है ब्रीथ इन होता है और फिर ब्रीथ आउट हो जाता है, तो जैसे ब्रीथ आउट हो जाएगा हमें काउंट करना है 9, फिर हम ब्रीथ इन हो जाएगा, फिर ब्रीथ आउट होगा। देखो ध्यान दीजिए, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का मतलब ये नहीं कि आपने इस तरीके से जोरों से सांस नहीं लेनी है, सिर्फ सांसों पे निरीक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, ध्यान देना है। इसी को कहते हैं ना शून्य ध्यान प्रैक्टिस, शून्य भी होना और ध्यान भी देना। किसके ऊपर? सांसों के अंदर और बाहर आते हुए उस महसूस के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही 9 स्टार्ट होगा तो 9 to 0 जाना है, और 0 के बाद अपने हाथों को इस तरीके से पूरी तरीके से रफ करिए, एक ऊर्जा का संचार होता है, और फिर इसको अपने आंखों पर, अपने पूरे चेहरे पर, अपने गर्दन पर, अपने कान के नीचे पीछे, इन सभी जगहों पर अच्छे से मसाज करें और फिर आप रिलैक्स हो जाए। तो 9 to 0 सबसे पहला चरण है। दूसरा चरण 29 to 0 होता है, और तीसरा चरण 99 to 0 होता है। और कम से कम 9 to 0 से स्टार्ट करके देखिए, अगर 9 to 0 आ रहा है तो 3 बार, उसके बाद 29 to 0 पे आ जाइए। जब 29 to 0 3 टाइम आने लगा और बिना कोई डिफिकल्टी, बिना कोई ऑब्स्टेकल, अगर आप सही तरीके से 29 to 0 करोगे तभी जाके 99 to 0 की तरफ जाना। चलिए ज्यादा समय नहीं गवाएंगे और आगे बढ़ते हैं 9 to 0 की तरफ। दोस्तों आप भी मेरे साथ ये प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, किसी भी समय पर कर सकते हैं। ये हो गया पहला राउंड। उसके पश्चात हम सेकंड राउंड की तरफ भी जाएंगे, और 3 राउंड के पश्चात आपका 9 to 0 का पहला चरण पूरा हो जाता है। कोशिश करिए 9 to 0 तो सबसे पहले, और 3 राउंड के पश्चात ही फिर 29 to 0 रिवर्स काउंटिंग पे जाना है। तो चलिए हम अगला राउंड की तरफ चलते हैं, और वो 9 to 0 का सेकंड राउंड। एक बार डीप ब्रीथ ले सकते शुरुआत में, फिर ब्रीथ आउट, और उसके पश्चात एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान देकर 9 to 0 काउंट करना।
हाँ फ्रेंड्स, इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिए। कुछ लोग 9 to 7 आ जाते हैं, 6 पर आ जाते हैं और फिर उनका मन भटकने लगता है। जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर है, जिनके शरीर के अंदर बहुत सारे कुछ टॉक्सिसिटी है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुके हैं, बीमारियां बहुत सारी आ चुकी हैं, तो उनका मन एक जगह पे स्थिर रहेगा ही नहीं। उन पेनफुल सिचुएशन की तरफ चलता है या फिर उन कॉम्प्लिकेशंस के कारण उन मन भटकना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक बहुत हीलिंग की प्रैक्टिस है ये भी, कि आपके एक्सीलरेट करेगा, आपके किसी भी डिसीज या बीमारी या किसी स्वास्थ्य समस्या की एक्सीलरेशन में भी ये मदद करता है। डिप्रेशन को कई हद तक ये कम करके दिखाएगा। प्रैक्टिस करके देखिए। और अभी हम तीसरा राउंड पूरा करेंगे और उसके पश्चात दातो डॉक्टर लीम सियोजिन की जीवनी यानी DXN माय जर्नी विथ DXN, दत्तुक डॉक्टर लीम सियोजिन की DXN के साथ यात्रा, इस किताब का और इस प्रोग्राम के अंदर इस एपिसोड नंबर 5 के अंदर हम डॉक्टर लीम बायोग्राफी का 5वां एपिसोड देखेंगे। तो चलिए तीसरा राउंड पूरा कर लेते हैं। तीसरा राउंड 9 to 0। आशा करता हूं आप भी इस शून्य ध्यान को मेरे साथ आप भी कर रहे होंगे और इसको एक्सपीरियंस जरूर कर रहे होंगे। अगर आप भी इस तरीके से अभी तुरंत प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप तुरंत अभी यस आई हैव डन शून्य ध्यान, तो आप अभी कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। आप शून्य ध्यान कर रहे तो भी बताइए कि यस सर, मैं भी अभी आपके साथ ये शून्य ध्यान यानी 9 to 0 का 3 राउंड कंप्लीट कर चुका हूं। और फिर धीरे धीरे आपको क्या अनुभव आते हैं। कभी कभी हम 9 to 0 करते तो कहीं ना कहीं हमें खुजली यानी कुछ ना कुछ हमें इचिंग होता है, उस तरफ ध्यान जाता है। फिर भी हमें 9 to 0 पे काउंट करना ही है, मतलब हमें अपने मन को उस तरफ से भटकाना नहीं है। कुछ पेन हो सकता है, कुछ दर्द हो सकता है, आंखों से आंसू आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें रिवर्स काउंटिंग को जारी रखना चाहिए। इसको हमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट नहीं करना है, ना ही रुकना है, ना ही इधर ऐसे हाथ लगाना है, ना ही ऐसे करना है। किधर भी हो रहा है, अगर यहाँ पे खुजली हो रही है, यहाँ पे इचिंग हो रहा है, तो ये हाथ नहीं लेकर जाना है। यहाँ पे आप 9 to 0 कंप्लीट कर देना है। इसी को कहना है कि पूरा मन को सिर्फ एक ही ख्याल के ऊपर लाना, और वो है शून्य ध्यान प्रैक्टिस। तो चलिए दोस्तों, आज दातो डॉक्टर लीम सियोजिन की जीवनी का आज हम देखेंगे 5वां एपिसोड, और वो एपिसोड है, अब तक हमने चौथे एपिसोड में क्या देखा था? चौथे एपिसोड में हमने देखा था इंजीनियर के तौर पर मेरी पहली नौकरी। दातो डॉक्टर लीम सियोजिन का इंजीनियर के तौर पर पहली नौकरी। उस समय पर वो मलेशिया में एक सिविल इंजीनियर थे और उन्होंने काफी बेहतरीन इंजीनियर थे, और मलेशिया के अंदर आज भी उन्होंने डिजाइन किए हुए कई पुल आज भी वहां पर उपलब्ध है। लेकिन फिर भी किसी भी नौकरी में हमेशा हमें परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम किसी न किसी के बोझ के नीचे, किसी न किसी के नियंत्रण के नीचे हमेशा रहते हैं। तो डॉक्टर लीम सियोजिन ने पिछले हमारे चौथे अध्याय में बताया था, चौथे एपिसोड में हमने बताया था, और ये पढ़ा था आपके सामने, ऑडियो बुक था। तो पहले 4 सेशन ऑडियो बुक हुए थे, आज मैं आपके सामने वीडियो से मौजूद हूं। तो आपको अभी अच्छे से ध्यान देना है 5वें एपिसोड के ऊपर। फिर ऐसा क्या हुआ था वो भी आप देखना, पहले जाके बाकी के सारे स्टेप बाय स्टेप सारे एपिसोड जरूर कवर कर लीजिए, एक बार देखकर आइए, और उसके बाद आप ये 5वें एपिसोड के आना चाहिए, क्योंकि आपने पहले से स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज बताना चाहूंगा कि दातो दत्तुक डॉक्टर लीम यानी
जो हमारी कंपनी फाउंडर DXN फाउंडर है डॉक्टर लीम सियोजिन, इन्होंने 4थे अध्याय में यह कहा था कि मुझे बॉस के मतलब ये दबाव के नीचे काम करना पड़ता था। चाहे मेरी बात मुझे सही लग रही है लेकिन मुझे उसको बॉस को समझाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। तो मैं ऐसे जगह पे क्यों काम करूं जहां पर मेरा विचार कुछ नहीं लिया जा रहा है। वो बेहतरीन इंजीनियर होने के बावजूद भी उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना चाहिए, मेरे जीवन का नियंत्रण मेरे हाथ में होना चाहिए, मैं स्वनियोजित तरीके से मैं खुद मेरे लिए काम कर पाऊं। और इसीलिए उन्होंने सफर DXN के साथ शुरू किया था। इसके कारण भी उन्होंने उस सेशन के अंदर दिए हैं और वो था इंजीनियर के तौर पर पहली नौकरी। अब हम जाएंगे इस किताब का अध्याय नंबर 3 और हमारे इस सेशन का एपिसोड नंबर 5, खुशी की तलाश। डॉक्टर लीम सियोजिन का यह अध्याय नंबर 3 है, खुशी की तलाश। हर किसी को अभी भी हैरानी होती है कि मेरे पास अभी भी DXN के ताने में बुनी स्वास्थ्य और धन और खुशियां की यह धारणा क्यों है। केवल एक स्वस्थ शरीर जो बीमारी से मुक्त है के द्वारा व्यक्ति अपनी जिंदगी का पूरा अनुभव ले सकता है। यह इतना स्वस्थ होना चाहिए कि यह आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सके। एक बीमार इंसान सब कुछ हासिल नहीं कर सकता, भले ही उसके पास जीवन की खुशियां मनाने के लिए दुनिया की सारी धन दौलत हो। और ऐसा बीमार इंसान हमेशा दुखी रहेगा। उसका एकमात्र उद्देश्य बीमारी से मुक्त होकर स्वास्थ्य पाना ही होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर ने कहा है कि हमें अपने स्वास्थ्य के अलावा कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे लक्ष्यों के प्रति, हमारे उद्देश्यों के प्रति, जीवन का जो पर्पस होता है उनके प्रति हम नजरअंदाज हो जाते हैं और फिर हमारा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ हम बीमारी से मुक्त होना और स्वास्थ्य को पाना इस तरफ आ जाता है। तो जब कोई टूट जाता है और अपनी दैनिक जरूरतें जैसे कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, खुद का घर खरीदना जैसी छोटी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है, तब वो और उसके आसपास हर कोई दुखी होगा। पैसा खुशी नहीं है लेकिन यह खुशी के द्वार भी खोलता है, क्योंकि पैसा वह ईंधन है जो व्यक्ति को जीवन की खोज की स्वतंत्रता का आनंद लेने में मदद करता है। बिल्कुल सटीक तरीके से बताएं तो मेरे लिए अच्छा स्वास्थ्य और धन वे आवश्यक चीजें हैं जो किसी को भी खुश रखने में मदद कर सकती है। जब आप जिंदगी में पीछे देखते हैं, हमारी सभी गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य है खुशी ढूंढना और अपने आसपास के उन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना जिनकी हमें परवाह है। DXN की यात्रा उन 2 चीजों की खोज में एक यात्रा थी जिन्हें मैं सभी के साथ साझा कर सकता हूं। ज्ञानोडर्मा द्वारा प्रदान किए जा रहे शानदार स्वास्थ्य लाभों पर मुख्य तौर से निर्भर करते हुए कुदरती तरीके से स्वास्थ्य और जागरूकता फैलाने और स्वास्थ्य में एक उत्कृष्ट उत्पाद के अधिकृत वितरक बनने के अवसर के द्वारा धन कमाना। मैंने अपने लोगों में खुशी देखी है। मैंने 70 लाख से अधिक ऐसे खुश लोग देखे हैं जो DXN के प्रारंभिक दिनों के दौरान मेरे द्वारा बनाए गए स्वास्थ्य, धन और खुशियां इस मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत सारे बलिदानों, कड़ी मेहनत, विशेष रूप से मेरे नजदीकी प्रियजनों और मेरे परिवार के समर्थन से DXN आज इस स्थान पर पहुंचा है। मैं एक पूर्ण पारिवारिक आदमी हूं। यह हमारे आसपास के लोगों का आनंद ही है जो हमें खुश होने में मदद करता है। जब मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया, वह एक छोटा सा परिवार था, परंतु आज मेरा पूरे विश्व में बहुत बड़ा परिवार बन चुका है और हम उसे DXN कहते हैं। शुरुआती दिनों में कंपनी को खड़ा करने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ा, जिसमें अनुमतियां लेने से लेकर पर्याप्त स्थान किराए पर लेना, कार्यालय जैसा कुछ बनाना शामिल था। सब कुछ मुझे अकेले ही करना था, परंतु DXN आज जो भी है वह सिर्फ मेरी कड़ी मेहनत के कारण ही नहीं बना। इसमें मेरे परिवार के बहुत सारे बलिदान भी शामिल थे और उन सबको याद करके मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। यह सच है कि अंदर से मैं बहुत संवेदनशील हूँ। मैं बाहर से सख्त दिखता हूँ परंतु अंदर से मैं बहुत नर्म हूँ। मैं नारियल जैसा हूँ, बाहर से सख्त और अंदर से नर्म। मेरे पिताजी मेरे पूरे जीवन में हर समय समर्थन के मेरे सबसे महत्वपूर्ण समर्थन के स्तंभों में से एक थे। उनके द्वारा अपनी कमाई के साधन, अपनी कार
और अपने करियर यानी जीवन वृत्ति का त्याग करना ताकि वह अपने बेटे को नए असिध्वम उद्यम की और बढ़ता देख सके, जिसमें मैंने विश्वास रखा और हमेशा मेरे जीवन पर यह कर्ज रहेगा। मेरे पिताजी विनिर्माण ठेकेदार थे, जिसका मतलब है कि उन्हें साधारण निगरानी से लेकर परियोजना, विशेष तौर पर सरकारी परियोजनाओं पर काम करने के लिए मजदूर रखने तक हर काम करना पड़ता था। अक्सर उनकी बातचीत इंजीनियरों के साथ होती थी जो उनके बॉस हुआ करते थे। उनकी परियोजनाओं स्वीकार या अस्वीकार करते थे और उनके कार्य की गतिविधियों की देखरेख करते थे। जब आपको एहसास हो गया होगा कि मेरे पिताजी मुझे हमेशा इंजीनियर क्यों बनाना चाहते थे। हर पिता अपने बेटे को अपने से बेहतर बनाना चाहता है और उस पर गर्व महसूस करना चाहता है। मैं अपने परिवार का गौरव था और उन्हें मुझसे बहुत सारी उम्मीदें भी थी। इंजीनियर बनना उस समय मेरे जीवन का एक उद्देश्य बन गया था और इसलिए जब मुझे भारत में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थाओं में से एक में पढ़ने का मौका मिला तो मैंने इस मौके को उपयोग करने में संकोच नहीं किया। आमतौर पर व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में अनुभव किए सारे और सीखा गया शिक्षण और उपदेश ही होते हैं जो बाद में जीवन को बदलने वाले निर्णय लेने का आधार बनते हैं। मेरे पिता एक अच्छे औषधि माहिर भी थे। वह हमेशा इलाज के हमारे पारंपरिक तरीकों और ढंगों को आगे ले जाने में विश्वास रखते थे। साथ ही बहुत सारे लोगों की मुफ्त में मदद करते थे। उन्हें अपने ज्ञान को बांटना पसंद था, विशेष तौर पर जादुई मशरूम ज्ञानोडर्मा के द्वारा इलाज करने के राजाओं को यह भी उनका एक ऐसा प्रभाव था जो मेरे ऊपर पड़ा था और मेरे द्वारा डीएक्सएन शुरू करने के लिए इंजीनियरिंग छोड़ते समय यह मेरा विकल्प बन गया था। एक ठेकेदार के तौर पर मेरे पिताजी के व्यवसाय में उनको दी गई परियोजना के संबंध में लगभग हर चीज का प्रभारी होना शामिल था और इसके लिए उन्हें चल रहे सभी कामों में शामिल होने और उनके बारे में जानकारी रखने के लिए इधर उधर बहुत जाना पड़ता था। लेकिन इस आने जाने में अक्सर लंबी दूरियों की यात्रा करना शामिल था और उनके लिए सार्वजनिक परिवहन के साधनों के द्वारा यह सब करना संभव नहीं था। साथ ही अपने पास कार होना हमेशा एक ठेकेदार की जरूरत होती थी, क्योंकि उसे एक आदर दिलाती थी और मजदूर ठेकेदार को वित्तीय तौर पर मजबूत व्यक्ति के रूप में देखते थे जो उन्हें उनकी दैनिक मजदूरी दे सकता है। इसलिए उस समय ठेकेदार होने के नाते कार जरूरी चीज थी और मेरे पिताजी के पास भी एक कार थी जो उन्होंने बैंक से लोन पर खरीदी करी थी। वो कार मेरे पिताजी के लिए बहुत कीमती थी। मुझे अभी भी याद है कि वह किस तरह से इसकी संभाल करते थे, जैसे कि एक योद्धा अपने घोड़े की संभाल करता है। ठेकेदारों को आमतौर पर किए गए काम के लिए समय पर पैसा ना मिलने की सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। भुगतानों में महीनों तक की देरी हो जाया करती थी, लेकिन ठेकेदार को मजदूरों को नियमित और दैनिक आधार पर मजदूरी देनी ही पड़ती थी। इसलिए ठेकेदार को पूंजी लगानी पड़ती थी और खर्च करने रहना पड़ता था और जमा किए गए बिलों के लिए कंपनी या सरकार के पीछे हमेशा आना जाना पड़ता था। बैंक से ऋण भी उपलब्ध था क्योंकि वह ठेकेदारों को व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता था। मशीनें, उपकरण आदि आमतौर पर बैंकों से ऋण लेकर खरीदी जाते थे, जिसके लिए ठेकेदार को ब्याज और अपनी नियमित मासिक किस्तों का भुगतान भी करना पड़ता था। भुगतान करने में चूक होने पर वसूली प्रतिनिधि आपके पीछे पड़ जाते थे और उनके द्वारा आपको कर्ज पर दी मशीनें और उपकरण और यहां तक कि आपकी कार भी ले जाते थे। मेरे पिताजी ने भी अपनी कार बैंक से कर्ज पर ली थी और कई बार समय पर अदायगी ना मिल पाने के कारण वे अपनी मासिक किस्त नहीं चुका पाए थे। वे मुश्किलों भरे दिन थे। मैंने अपने पिताजी को चिंतित और तनावपूर्ण अपनी बकाया किस्तों का भुगतान करने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करते हुए यहां से वहां भागते हुए देखा है। कई बार वह उनका समय पर भुगतान नहीं कर पाते थे और बैंक की वसूली प्रतिनिधि उनकी कार भी लेकर जाते थे और उनकी द्वारा बकाया किस्तों का भुगतान करने के बाद उन्हें कार वापस करते थे।
मुझे याद है एक दिन शाम को मैंने उन्हें चिंतित और तनावपूर्ण स्थिति में घर वापस आते देखा, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि बैंक वाले शायद कार ले गए हैं। मैंने साइड से वापस आते ही अपने पिताजी से पूछा, क्या वह उसे फिर से ले गए? वह ख्यालों में खोए, उदास हुए और कुर्सी में बैठे थे। मेरी बात का जवाब ना देने के कारण उनके प्रति मेरा गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। मैंने खुद को शांत रखा और उनके बोलने का इंतजार किया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, वह उसे ले गए। यह खबर मेरे लिए नई नहीं थी। ऐसा लगता था कि जैसे यह हमारे रोजाना के जीवन का हिस्सा बन गई थी, और फिर भी मैंने इसे स्वीकार करते हुए आह भरी, क्योंकि इसका मतलब था कि मुझे इसे छुड़ाने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। ऐसे समय पर मुझे गुस्सा आता था और ऐसे हालातों में मैं शांत रहने और हालात को समझदारी से देखने की कोशिश करता था। लेकिन जब चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही तो उनकी ओर इस तरह देखना असंभव हो जाता था। शाम को बाकी समय हमने एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की और भोजन करते समय मेरी माँ ने भी हमारे साथ बहुत कम बात की। हमारे घर में बेबसी का अति दुखद वातावरण फैल रहा था और इसके कारण मेरा दम घुट रहा था। मुझे पता था यह सब मेरे बारे में ही था। उन्हें मुझसे बड़ी उम्मीदें थी। मैंने काम करना या कमाना शुरू करने के बाद उनकी कई बार मदद की थी, लेकिन अब रात ज़्यादा हो चुकी थी और उस समय ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था। मेरे दिमाग ने योजना बनानी शुरू की कि कार वापस लाने के लिए मैं पैसे कहाँ से ला सकता हूँ। लेकिन मैंने जितने ज़्यादा लोगों या स्रोतों के बारे में सोचा, मेरी उनसे आशा उतनी ही ज़्यादा टूट गई। यह महीने के अंतिम दिन थे और तनख्वाह पर काम करते कर्मचारी के लिए इनका मतलब सूखे दिन, महीने के सबसे मुश्किल दिन होते हैं, जब अगली तनख्वाह मिलने तक मुश्किल से गुजारना पड़ता था। मैंने एक बार फिर अपने दोस्त से पैसे मांगने के बारे में सोचा, लेकिन फिर रुक गया और याद आया कि पिछली बार उससे पैसे मांगने पर क्या हुआ था। मैंने अपने नए उद्यम के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे थे और मैं उस कंपनी के लिए पैसा जमा कर रहा था जिसे मैं शुरू करना चाहता था। लेकिन मुझे फिर उन पैसों से कार की किश्त देनी पड़ती थी और मैंने मन ही मन सोचा, एक बार फिर उनकी मदद करने का मतलब था कि कंपनी शुरू करने के लिए मैं भी कभी भी काफ़ी पैसे जमा नहीं कर पाऊंगा। यह विचार खौफनाक था, लेकिन जब एक बेटा अपने पिता को इतना उदास देखता है तो वह क्या कर सकता है। मुझे हमेशा पता था कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन मैंने तब जाना कि यह कितना ज़रूरी है और किस तरह से पैसा ना होना दुखों का कारण बन जाता है। मुझे बुरे विचार परेशान करते थे और मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने जीवन में ऐसे घुमावदार रास्ते पर जा रहा था, मुझे कहीं नहीं ले जाने वाला था। मुझे लगा जैसे कि मैं अटक गया था और बाकी हर कोई मेरे पास से गुजर रहा था। विशेष तौर पर मेरे दोस्तों द्वारा हर दिन काम पर किए मेरे जितने शायद उससे भी कम प्रयास के बदले जीवन में उनके द्वारा की गई तरक्की को देखकर मैं जानता था कि मुझे इन सब से विराम चाहिए था। मुझे अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत थी और मैंने ऐसा ही किया। मैंने उस जगह की ओर चलना शुरू किया जहां मुझे हमेशा आराम और शांति मिलती थी। निसंदेह सबसे समझदार आदमी जिसे मैं जानता था, मेरे चाचा, सबसे जरूरी चीज और सलाह मिलती थी। मैं चाचा की किराने की छोटी सी दुकान थी। अक्सर जब मैं परेशान होता था या मुझे सलाह चाहिए होती थी तो मैं वहां जाकर कुछ समय बिताया करता था। इसलिए उस रात भी मैं अपने चाचा की दुकान पर कुछ समय बिताने के लिए वहां गया। हमेशा की तरह वह काफी व्यस्त थे, अपने काम में खोए हुए थे। उन्होंने मुझे वहां आए देखा, लेकिन अब से अपने एबकस पर दिन की बिक्रियों का हिसाब करना आदि जारी रखा। मैं पहले से ही उदास मूड में था, चुपचाप बैठ गया था। मेरे चाचा ने अंदाज लगाया कि मुझे कुछ परेशानी है, इसका कारण घर में कुछ हुआ है। बिना ऊपर देखे अपना हिसाब करते उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने उदास भाव से पूछा, कुछ नहीं, लेकिन फिर बताया। हमेशा की तरह बैंक वाले पिताजी की कार ले गए। उन्होंने कुछ समय के लिए मेरी ओर देखा और मुझसे एक सवाल पूछा, तुम्हारे पिताजी की नौका डूब रही है, क्या तुम भी साथ में डूबना चाहते हो? तुम्हारी पिताजी की स्थिति निराशाजनक है और तुम्हारी तनख्वाह भी सीमित है। यदि तुम उनकी मदद करने के लिए पैसे उधार ही लेते रहोगे या खुद को कंगाल करते रहोगे तो यह ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। तो फैसला करो, कई बार सख्त होना ठीक होता है।
यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और जिनकी आपको सबसे ज़्यादा फिक्र है, ताकि तुम उनकी अच्छे से देखभाल भी कर सको। बस यही वो पल था और यह वह सलाह थी जो मेरी जिंदगी और मुझे हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यह मेरी जिंदगी को बदलने वाला पल था। किस्मत का पहिया जो अटक गया था अब घूमता और न चलता नजर आ रहा था। एक पल के लिए मैं हैरान हो गया था, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। शुभ रात्रि और धन्यवाद चाचा जी, मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा और मैंने देखा कि उन्होंने अपने एबकस पर हिसाब लगाना जारी रखा, इसलिए उन्हें और परेशान किए बिना मैं चुपचाप चला गया। और रास्ते में मैंने इस बारे में सोचा कि पिताजी को क्या कहना है, लेकिन इस बार मैं उस समय के मुकाबले ज़्यादा खुश और विश्वासपूर्ण था जब पिछली बार कार छुड़ाने के लिए मैं पैसे का इंतजाम कर पाने में सफल भी हुआ था। अंदर कहीं मुझे महसूस हुआ कि मैं खुद में अपनी सबसे नाजुक चीज, अपनी भावनाएं और जज्बात पर संभाल पा रहा था। मैंने अपने घर में प्रवेश किया और पिताजी को ऐसे बैठे देखा जैसे कि वह घर चलाने की सब कोशिशें से थक चुके थे, और शायद एक तरीके से यह उस आदमी के लिए सही भी था जिसने अपना ज़्यादातर जीवन अपना परिवार पालने के लिए सड़क बनाने का काम करते बिताया था। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। मैंने धीरे से कहा, पिताजी आपको यह व्यवसाय बंद करना होगा, यह हमारे लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। मेरे पास कार छुड़ाने के पैसे नहीं हैं और अधिक उधार लेने से हम और ज़्यादा कर्जदार हो जाएंगे। लोग आपके बहुत सारे पैसे के ऋणी हैं, वह आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप लोगों से पैसा उधार लेते जा रहे हैं और यह लोग हर रोज अपने पैसे मांगने हमारे घर आते हैं। यह कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। शायद आपके लिए यह सब छोड़ने या कार के बजाय मोटरसाइकिल की सवारी करने का समय यही है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसका मतलब था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी इस बात के दौरान वह चुप थे और उनकी चुप्पी ने केवल मेरी बेताबी और बढ़ा दी। अंत में उन्होंने मुझसे कहा, मैं मोटरसाइकिल पर काम के लिए नहीं जा सकता हूँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो फिर मत जाइए, बस मेरे लिए काम कीजिए, मेरी कंपनी में ग्राइंडर के तौर पर काम कीजिए। तुम्हारी कंपनी मुश्किल से अभी बनी भी नहीं है। मैं जानता हूँ पिताजी, इसलिए मैं आपको इसमें मेरी मदद करने के लिए कह रहा हूँ। चलो मिलकर इस व्यवसाय को शुरू करते हैं। उन्होंने मजाक में पूछा, तो तुम मुझे पैसे कैसे दोगे? मैंने थोड़ी शर्म महसूस करते हुए, माफ करना, मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकता, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ, यकीनन कंपनी के लाभों में आपका हिस्सा होगा। डीएक्सएन के शुरुआती दिनों में 6 महीने पिताजी के तनख्वाह के बिना काम किया। 6 महीने पिताजी ने तनख्वाह के बिना काम किया। वह एक ऐसे पिता थे जो अपने बेटे का सपना पूरा करने में मदद कर रहे थे। सच तो यह था कि मैं उनको उनकी तनख्वाह भी नहीं दे सकता था। बाकी जैसा वे कहते हैं इतिहास था। मैंने जल्द ही उनके लिए कार खरीदी, लेकिन लगभग उनके अंतिम दिनों तक उन्होंने यह खुद चलाई। जीवन भर उन्होंने कभी ड्राइवर नहीं रखा। यह देखते हुए सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। वह कार उनके लिए सब कुछ थी। यह न केवल उनकी आजीविका कमाने का एक साधन था, बल्कि यह एक ऐसा वाहन भी था जिस पर उन्होंने अपना काफी समय और जीवन व्यतीत किया था। अंत में मुझे समर्थन देने के लिए उनका इसका त्याग करना पड़ा। कई बार जीवन में हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, हमें सख्त होना पड़ता है। यदि हम भावुक हो जाते हैं तो मैं अपने सारे संसाधन गंवा देता और डीएक्सएन जैसा कुछ भी नहीं बना पाता। जो कितना सटीक तरीके से उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि हमें जीवन में कभी कभी कितना सख्त होना पड़ता है और अपने विचार और अपने डिसीजन के प्रति हमें कंटिन्यूअस रहना पड़ता है। और फिर डीएक्सएन आज वो कहते हैं कि अगर मैं उस समय पर थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ जाता और जो भी पैसे मैंने जमा करके रखा थे कंपनी की शुरुआत करने के लिए, वो पैसा भी अगर मैं पिताजी की कार की किश्त देने के लिए खर्चा करते रहता तो शायद ये डीएक्सएन में बना ही नहीं पाता। तो थोड़ा सा सख्त विचार किया और पिताजी को ही अपने इस नई कंपनी जो शुरू करी थी उसके अंदर 6 महीने बिना पैसे से उन्होंने पिताजी ने भी उस बेटे की मदद करी थी। डीएक्सएन जैसा आज ये इसी का आज फलस्वरूप है। हालांकि इन सालों में मैंने ज़्यादा भावुक ना होना सीखा था।
लेकिन कुछ चीज़ों के कारण मेरे आंसू निकल जाते थे और इनमें से एक मेरे पिताजी के बारे में सोचना ही है। और जो भी है अपने प्यारों द्वारा आपके लिए किए गए बलिदानों की वजह से ही है। यह बात हमेशा मेरे अंदर गूंजती है। जब मैं अपनी दादी के बारे में सोचता हूं तो मुझे से बहुत प्यार करती थी, जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मुझे एहसास होता है कि संघर्ष के उन शुरुआती दिनों के दौरान डीएक्सन बनाने के लिए उन्होंने भी कुछ बलिदान दिए हैं। हर कोई जीवन में कभी ना कभी उनकी जड़ों और जिस स्थान पर वे जन्मे और बड़े हुए थे वहां जाना चाहते हैं। मेरी दादी चीन की थी और अपने जीवन के अंतिम दिनों के दौरान वह अपना गांव देखने और अपने बचपन के दिनों को दोबारा जीने के लिए वापस जाना चाहती थी। मुझे इस बारे में मेरे घर की 4 दीवारों के अंदर चल रही बातचीत याद है। कैसे मेरी दादी ने उसे चीन भेजने के लिए अब मेरे पिताजी के सामने इच्छा और विनती की। अब परिवार के में मुख्य कमाई करता होने के नाते यह विनती मुझे भेजी गई थी। जैसे डॉक्टर लीम सोजिन मलेशिया में जीवन यापन कर रहे थे। बचपन से लेकर उनके पिताजी भी उन्हें बड़े हुए मलेशिया में, लेकिन दादी का जो बचपना था वो था चाइना के अंदर का। तो दादी जी वापस जब बुढ़ापा एज आता है, जब अंत का समय आ जाता है, तो वो खुद वापस उसी जगह पे जाना चाहती थी जहां उनका बचपना गुजर गया था। और उसके लिए उन्होंने अपने घर में रट लगा के रखी थी और उसका जाने का खर्चा, ये सब कुछ उठाना ये डॉक्टर लीम के ऊपर आ चुका था। लेकिन उनको चीन भेजने पर लगभग 6000 रिंगिट का खर्चा करना पड़ रहा था और मेरे पास मेरे खाते में मेरे प्रोजेक्ट यानी डीएक्सन के लिए बस इतनी ही रकम थी। इसलिए मुझे एक चुनाव करना था, या तो मैं दादी को उनके जन्म स्थान भेजूं या फिर अपने व्यवसाय में ही पैसे लगाऊं। यह सुनने में आसान फैसला लग सकता है, लेकिन यह मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने अपने पिताजी से पूछा, आप बताइए मैं क्या करूं? हम इस बारे में कई दिनों से बात कर रहे थे, लेकिन इसका कोई हल सामने नहीं आ रहा था। मैं अपनी दादी को उस जगह भेजना चाहता था जहां वो जाना चाहती थी, लेकिन उस समय हमारे पास उतने संसाधन भी नहीं थे और इसलिए कुछ कुर्बानियां, बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती थी। मेरे पिताजी ने सलाह दी, चलो उन्हें बताते हैं कि फिलहाल हम ऐसा नहीं कर सकते। शायद जब तुम्हारा व्यवसाय स्थापित हो जाएगा और अच्छे से चलने लगेगा तब वह थाट से चीन जाना चाहेगी तो उसको हम भेज देते हैं। मैं अत्यंत दुखी था। जब मैं IIT में था तब एक बार मेरी दादी का घर जल गया था और मैं उस समय अब उनकी मदद करने के लिए नहीं आ पाया था और अब भी मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। इसके कारण मैं खुद को असफल व्यक्ति महसूस करने लगा था। लेकिन मैं जानता था कि मेरी दादी को निराश करने के कारण चाहे जितनी भी तकलीफ हुई थी, लेकिन आखिर में यह पूरे परिवार को भूखा मारने से तो ज्यादा बेहतर था। इसलिए मैं अपनी दादी के पास गया और उनसे कहा, दादी मेरे पास आपको चीन भेजने के लिए काफी पैसे नहीं हैं। मेरे पास केवल अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए थोड़े बहुत पैसे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, शायद फिर कभी सही। मैं चाहती हूं कि तुम नए इस उद्यम में यानी व्यवसाय के लिए सबसे बेहतर काम करो। वो बूढ़ी औरत थी और मैं उनकी आवाज से उनकी भावनात्मक स्थिति को समझ नहीं पाया, लेकिन मैंने कसम खाई कि मैं मेरी दादी की इस अंतिम इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा। लेकिन ओहो, सारे वादे धरे के धरे रह गए, क्योंकि मेरा व्यवसाय सफल होने से पहले ही उनका देहांत भी हो गया और इसलिए यह एक पछतावा मेरे अंदर जिंदगी भर रहेगा कि मैं मेरी दादी को उनके जन्म स्थान पर नहीं भेज सका। मैंने उस पैसे का इस्तेमाल डीएक्सन बनाने के लिए किया था। जो पैसा मेरी दादी को उनके बचपन के दिन फिर से जीने के लिए वहां पर जन्म स्थान पर भेज सकता था, लेकिन उसने मेरे और मेरे डीएक्सन के लिए इसकी कुर्बानी दी थी। लेकिन मुझे यह कहने में गर्व महसूस होता है कि चीन में डीएक्सन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश आज हुआ है, जहां हम गैनोडर्मा मशरूम की खेती संसाधन सुविधा लेकर आ रहे हैं और दुनिया को स्वास्थ्य संबंधी सर्वश्रेष्ठ उत्पाद प्रदान करेंगे। यह मेरी दादी को दी हुई मेरी समर्पण और समर्पित है। मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मेरे पास कार थी, लेकिन इतिहास ने अपने आप को दोहराया और मैं भी मासिक किस्तें और कार की मरम्मत पर होते खर्चे नहीं चुका पाया था। उस समय मैं जो भी कमा रहा था
उसका लगभग 20% कार के रखरखाव पर खर्च हो जाता था। ऐसा जारी नहीं रख सकता था। मैंने उस समय सोच लिया और इसलिए मुझे फिर से फैसला लेना पड़ा कार बेचने और मेरे खर्चे कम करने का या कार रखने का, जो मेरी प्यारी चीज़ों में से एक थी। इसका उत्तर बहुत लोगों को आसान लग सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए जिसने अपनी पहली तनख्वाह से कार खरीदी कर ली हो, उसके लिए इसका मतलब उस पहली चीज़ का त्याग करना था जो वह पाना चाहता है। वह कार मेरी छोटी सी जीत को दर्शाती थी जब मैं मेरी कंपनी शुरू करने के लिए और साथ ही मेरे परिवार को संभालने के लिए कोशिश में लगा था। मैं इस बारे में बहुत सोचा, आगे क्या करना है यह देखने के लिए क्या मैं कार को अपने पास रख सकता हूं। मैंने अपनी मासिक आय पर खर्च का हिसाब लगाया। मैंने अपने आप को कहा शायद मैं इसका कम इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन सभी चीजों ने इस और इशारा किया कि कार की उपस्थिति बहुत पैसा खर्च करवा रही है, जिसका स्पष्ट रूप से बेहतर उपयोग किया जा सकता था। अंत में तर्क और हर दलील पर हमेशा जीत जाता है। इसलिए मैंने कार बेच दी और इससे जो भी पैसा मिला उसका निवेश मैंने डीएक्सएन में कर दिया। पीछे मुड़कर किए गए बलिदानों को देखते हुए खुशी की तलाश कभी भी था मेरे लिए लक्ष्य नहीं। मेरे अत्यधिक संघर्ष के समय खुशी मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन किसी ऐसी चीज का पीछा करने के दौरान जिसे मेरा दिल करना चाहता था, मुझे यह मिल गई थी। डीएक्सएन स्थापित करने के लिए किया संघर्ष मेहनत भरा था। मुझे मशरूम, उनके प्रकारों, उनकी खेती के तरीकों, उनके संसाधन, उनकी पैकेजिंग, स्वास्थ्य के लिए लाभों आदि के बारे में बहुत कुछ सीखना था, विशेष तौर पर खेती के बारे में। और जानने के लिए मुझे बैंकॉक जाकर एक महंत से मिलना पड़ा। इस महंत का एक शिष्य था जो मशरूम उगाने के बारे में जानता था। मुझे उम्मीद थी कि वह शिष्य मशरूम उगाने के लिए मुझे ऊतक संवर्धन की कला सिखाएगा, जिसे हम टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। उन दिनों किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो आपको मशरूम उगाने की आवश्यक तकनीकें सिखा सकता है, बहुत मुश्किल था। साहब यह बात शायद 1993 के बहुत पहले की है, लेकिन उस शिष्य ने भी मेरी विनती अस्वीकार कर दी। लेकिन ज्ञान बेशक सब कुछ नहीं होता। मैं हमेशा निवेशक पाने और अधिक खोज के लिए पैसे इकट्ठे करने और नई तकनीक का विकास करने की तलाश में रहता था। भारत ने मुझे जुगाड़ सिखाया था। भारत से जो आईआईटी उन्होंने पूरा किया था, तो वहां से उन्हें एक वर्ड सीख कर गए थे, वो थे जुगाड़ करना, जिसका मतलब रचनात्मकता के साथ चीजों का प्रबंधन करना था। चाहे उनके रास्ते में कोई भी समस्या आ जाए, भारतीय हमेशा उनके पास एक हमेशा मौजूद चीजों से उसका हल निकाल लेते थे, और उसी को जुगाड़, आज भी हम कभी कभी इसको इस्तेमाल, बहुत अच्छा वर्ड है ये जुगाड़, और ये जुगाड़ वर्ड डॉक्टर लीम ने भारत से ही सीखा हुआ था। मैं मन ही मन हंसा और सोचा कि इसे सीखना सचमुच मजेदार था, और यह अपने साथ ग्रहण करने के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्धांत ही था। एक बार मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा, जानते हो लीम, रोम में रहते समय रोमवासियों की तरह रहो। यदि तुम एक नए देश में गए हो तो इसके बारे में, यहाँ के लोगों और उनके जीवन जीने के तरीके के बारे में समझने की कोशिश करो। तुम इस तरह बहुत कुछ सीखोगे। और यकीनन मैंने यह सीखा। उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने ये कहा था कि रोम में रहते समय रोमवासी की तरह रहना, यानी जिस देश में जाओ, भारत में जाओ तो भारतीयों की तरह रहना, तो जिस देश में जाओ उन लोगों के बारे में, उन लोगों के जीवन जीने के तरीके के बारे में, उनको समझने के तरीके को खोज कर उसकी कोशिश करना, तो इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। और यकीनन मैंने ये सीखा भी था। मैंने सालों के दौरान कई बार मुझे मेरी ईमानदारी के लिए परखा गया। एक दिन मैंने अपने कर्मचारियों को एक सीनियर द्वारा महिलाओं के नितंब पर तमाचा लगाने के बारे में बात करते सुना, और यह मेरी कई महिला कर्मचारियों को परेशान कर रहा था। एक सीनियर है जो इस तरीके से गलत हरकत करता था, और इसके बारे में डॉक्टर लीम सीओ जिनके सीनियर, उनके सीनियर के बारे में वो कहते हैं, और वो कई महिला कर्मचारियों को भी परेशान करता रहता था। खेत में मेरी अधिकतर कर्मचारी ही महिला थी, लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ महिलाओं का यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के लिए कोई औपचारिक शिकायत नहीं की गई थी। यह सीनियर था तो इसका कोई शिकायत नहीं करता था शायद।
तो जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने अपने कर्मचारियों से पूछा, खैर आप लोगों ने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, या फिर भी आपने इस सब के बारे में अपने पतियों को क्यों नहीं बताया। उन्होंने उन महिलाओं से सवाल पूछा ना ये, कि आपने अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बताया, अपने पति को क्यों नहीं बताया, या फिर आकर मुझे क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने सीधे कहा, नहीं नहीं, यदि हमारे पति को इस बारे में पता चला तो वो हमें काम पर आने से रोक देंगे, आने नहीं देंगे। मैं उनके द्वारा चुप रहने के कारण को समझ गया। मैं तभी जान गया कि आदमी जानबूझकर इन महिलाओं की स्थिति का फायदा उठा रहा है। इसलिए बिना समय खराब किए या किसी से परामर्श किए बिना मैंने उसे बर्खास्त कर दिया, सख्त निर्णय लिया, और वहां पर जो व्यवसाय के अंदर जो सीनियर पर्सन था उसको काम से निकाला उन्होंने। वह कर्मचारी जाना माना था, मेरा परिवार भी उसे बहुत पसंद करता था क्योंकि वह सख्त मेहनत भी करता था। उसके पास उसके काम को उत्तम तरीके से करने के लिए सारे कौशल्य भी थे। इसलिए उस दिन देर रात को मुझे परिवार के लगभग सभी सदस्यों, मेरे पिताजी, मेरी बुआ ने फोन किया और सभी यही बात कह रहे थे कि छोड़ो भी लिम, शायद यह एक बार हुआ था, वह कुशल मैकेनिक भी है, बस उसका तबादला किसी और भाग में कर दो और इस बात को खत्म कर दो। बस इस कारण के लिए एक मूल्यवान कर्मचारी को मत गवाओ। मैंने कहा, ना का मतलब ना है, यह बहुत बड़ी गलती है और मेरे कर्मचारी मेरा परिवार है, और यदि अंदर या बाहर से कोई मेरे परिवार को, विशेष तौर पर मेरी महिला कर्मचारियों को तकलीफ पहुंचाएगा या उन्हें परेशान करेगा तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैंने उन्हें बताया कि यह जोखिम से भरी स्थिति थी और यह मेरी काम की नीतियों के खिलाफ था। एक आदमी को काम पर औरत की इज्जत करनी चाहिए, यह डीएक्सन की नीति है और यह हमेशा ऐसी ही रहेगी। उसको बर्खास्त करने के बाद कई और महिलाएं सामने आई और मुझे ऐसी ही कई घटनाओं के बारे में उन्होंने बताया जिन्हें उनको सामना करना पड़ा था, और इतना साहसी निर्णय लेने के लिए मेरा धन्यवाद भी किया। हमेशा ऐसी रेखा होती है जो कर्मचारियों को पार नहीं करनी चाहिए। वे उत्कृष्ट कर्मचारी हो सकते हैं लेकिन उनका चरित्र अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप अपना चरित्र नहीं ठीक रखेंगे तो आप अपनी नौकरी भी गंवा देंगे। मैं यही मानता हूं। खुशी की तलाश एक सफर है और मेरे लिए यह सफर डीएक्सन के साथ है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर रोज मेरे परिवार के साथ जुड़ते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्पाद इस्तेमाल करते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय तौर पर स्वतंत्र हो जाते हैं, यह वो सारी खुशियां लाता है जिनकी मैंने हमेशा कामना की है। यह खुद में विश्वास और मनोभाव ही है जो व्यक्ति को उसके जीवन के लक्ष्य की ओर लेकर जाता है। मैं कारण और प्रभाव के सिद्धांत, या जिसे हम कर्म का नियम कहते हैं, मैं विश्वास रखता हूं। कर्म का नियम हमेशा समानता पर कार्य करता है और इस लिए लोग अभी भी केवल प्रभावों पर ध्यान देते हैं लेकिन कारणों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। दोस्तों, इसी को कहते हैं द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। खुद डॉक्टर लिम भी कहते हैं, मैं कारण और प्रभाव के सिद्धांत यानी कर्म का इसे नियम भी कहता हूं और इसमें विश्वास भी रखता हूं। लोग परिणाम पर ध्यान देते हैं लेकिन कारणों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। जिनके कारण यह प्रभाव होते हैं, फिलहाल क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, कारण या प्रभाव? यानी कारण इंपॉर्टेंट है कि परिणाम इंपॉर्टेंट है? यदि कारण सही है तो प्रभाव भी सही होगा, यदि कारण अच्छा है तो नतीजा भी अच्छा ही होगा, यदि कारण बड़ा है तो परिणाम भी बड़ा होगा। अधिकांश लोग बस यही सोचते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वे केवल नतीजे के बारे में बातें करते हैं। एक प्रभाव है, यह परिणाम है, लेकिन मेरा दायित्व था कारण पर है। व्यक्ति को वांछित प्रभाव के लिए कारण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फिर आप देखेंगे कैसे चीजें आपके चाहे अनुसार स्पष्ट हो जाएंगी। यह कुदरत का एक तरीका है। कुदरत कभी भी नतीजे नहीं चाहती, वह सिर्फ करना चाहती है और उसे कारण से मतलब है। जब हम आम का बीज बोते हैं, यह कारण है, और यकीनन यदि आप धैर्यवान हैं तो आपको आम का पेड़ का फल मिलेगा। किसी भी तरीके से आपको सेब का पेड़ नहीं मिलने वाला। इसलिए याद रखिए कि समझदार व्यक्ति कारण के बारे में चिंता करता है और कारण के लिए काम करने में जुड़ जाता है क्योंकि यह उसके वश में है। यह समझदार व्यक्ति को खुशी की स्थिति में ले जाता है जिसका अनुभव वह किए जा रहा है, कार्य में करता रहता है। साधारण व्यक्ति प्रभाव के बारे में चिंता करता रहता है
वांछित परिणाम हासिल करने के लिए सख्त संघर्ष भी करता है, लेकिन आखिरकार उसका वह सफर खुशी की और तलाश है। और कई बार यह पूरा नहीं हो पाता क्योंकि उसकी खुशी उसके कर्मों के फलों में ही है और उसके कर्मों में नहीं है। जैसे कि भगवत गीता, देखिए दटुक डॉक्टर लीम सियोजिन भी भगवत गीता को बहुत मानते हैं, उस ग्रंथ को। वो हमारे भी लोग गए थे ना जब सिद्धिपेट तेलंगाना में, तो उन्होंने भगवत गीता इतना डिटेल में बताया कि हमारे लोग वापस आने के बाद, पूना के लोग मुझे आकर जब मिले थे, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं बेड रेस्ट था, तो लोगों की आंखों से आंसू भी आ रहे थे जब बात कर रहे थे, इतने भावुक हो चुके थे कि डॉक्टर लीम सियोजिन को इस भगवत गीता के बारे में इतना कुछ मालूम है, या फिर हमारी भारत की जीवनी के बारे में इतना कुछ मालूम है जितना कि हम भारतीय होने पर भी मालूम नहीं है। और यहां पर देखिए क्या लिखा है, जैसे कि भगवत गीता के प्राचीन ग्रंथ में प्रसिद्ध उद्धरण में लिखा हुआ है, कर्म करे और फल की चिंता ना करे। इसलिए डीएक्शन में हम कर्मों की फलों की चिंता किए बिना कर्म करते रहते हैं और यह सब हम समय पर छोड़ देते हैं। मेरा विश्वास है और विश्वास करिए, जब हमारे कर्मों के लिए फल या सजा देने की बात आती है तो समय अपना काम बखूबी निभाता है। डीएक्शन में खुशी अनुभव किया जाने वाला एक सफर है। डीएक्शन में हम बराबरी के सिद्धांतों को पालन करते हैं। लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हम कभी भी किसी आधार, नस्लीय, जातीय, सांस्कृतिक, भाषीय, आर्थिक, लैंगिक आदि पर भेदभाव नहीं करते। डीएक्शन में हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं और उनसे भी ऐसा करने की उम्मीद रखते हैं। करुणा और प्यार बेशुमार है। डीएक्शन के सदस्य डीएक्शन के लिए सब कुछ है। याद करें, मैंने आपसे कहा था कि मेरा विश्व भर में बहुत बड़ा परिवार है, यानी फैमिली है। डीएक्शन में हम लोगों को वह नहीं सिखाते जो हम जानते हैं, हम लोगों को वह सिखाते हैं जो वे सीखना चाहते हैं। हम लोगों को वह देते हैं जो वे चाहते हैं, ना वह हमारे पास है। जब हम इस सरल सिद्धांत को लागू करते हैं तो यह समाज के खुशी के बीज बोता है। मैंने कई लोगों को यह कहते सुना है कि डीएक्शन भगवान द्वारा चलित कंपनी है। क्या बात है, मैंने तो यह लाइन बहुत बार बोला हूं कि डीएक्शन इज अ गॉड गिफ्टेड। ज्ञानोडर्मा प्राकृतिक है, जड़ी बूटियों में राजा है, वनस्पति है और यह निसर्ग का हमारे लिए सबसे बड़ा अनमोल खजाना है। तो भगवान के द्वारा यानी परमेश्वर, निसर्ग यानी परमेश्वर के द्वारा संचालित है। डॉक्टर लिम भी खुद इस चीज को मानते हैं कि डीएक्शन भगवान के द्वारा चलित कंपनी है और इसलिए किसी तरह से मैंने भी ऐसा मानना शुरू कर दिया। मैंने यहाँ सेवा करने के लिए हूँ और ऐसा अपने जीवन की आखिरी सांस तक करूंगा क्योंकि मुझे यही वास्तविक खुशी देता है। खुशी की तलाश, डॉक्टर लीम सियोजिन का यह तीसरा अध्याय और हमारा एपिसोड नंबर 5। यहां पर हमने देखा खुशी की तलाश। डॉक्टर लीम सियोजिन ने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना उन्होंने, मतलब वो ऐसा हम बोलते ना कि स्ट्रगल, हर एक जीवन की जितनी भी बड़ी सफलताएं होती है ना, उनकी संघर्ष की कहानी उतनी ही कठोर होती है दोस्तों। जितना बड़ा संघर्ष होता है ना, सफलता उतनी ही ज्यादा बड़ी बन जाती है। और हम डॉक्टर लीम सियोजिन की जीवनी से भी हम सीखते हैं कि चैलेंजेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर डॉक्टर लीम सियोजिन के जीवन में उस तरह का संघर्ष नहीं होता, शायद डॉक्टर लीम सियोजिन भी इस तरीके का इंसान नहीं बन पाते। इंसान को और मजबूत बनाते हैं ये चैलेंजेस हैं, ये संघर्ष है। संघर्ष ही इंसान को बहुत आगे लेकर जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस किताब को पढ़ते हुए मुझे भी बहुत हर्ष और आनंद हो रहा है। मेरा मन भी बहुत उत्साहित हो रहा है और हम चाहते हैं हर कंटिन्यूअसली इन सेशंस को आपके सामने लेकर आना। अगर ये सेशंस आपको अच्छा लगा होगा, मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, थोड़ी सी मेहनत होती है इसके लिए, मेडिटेशन करना है, ध्यान प्रैक्टिस करना है और उसके बाद एक एपिसोड आपके सामने लेकर आना है। तो अगर ये प्रैक्टिस मेरी आपको सच्चे मन से आपको अच्छी लग रही होगी तो जरूर इसको लाइक करिए। अपने सारे डीएक्शन के एसोसिएट्स को, नए लोगों को भी एक बिलियनियर पर्सन की जीवनी के बारे में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी डॉक्टर लीम सियोजिन आज 200 कंट्रीज के बिलियनियर से मालिक बन चुके हैं, लेकिन उनके जीवन की कहानी शायद आज तक हमें पास कोई नहीं पहुंचा सकता था। ये सफर और ये सब कुछ रह जाता है डॉक्टर राजेश सवेरा सर को, क्योंकि जब डॉक्टर राजेश सवेरा सर उनसे मिले और उनसे बातें करनी शुरू की तो उन्होंने बहुत जिद पकड़ ली कि डॉक्टर, मैं आपके जीवन के ऊपर किताब लिखना चाहता हूं।
डॉक्टर ने शुरू में मना कर दिया था, लेकिन फिर भी जिद होती है ना, और जिद्दी आदमी इतिहास रचता है दोस्तों। जिद ही थी, और जिद ही उनके अंदर थी कि नहीं, मुझे आपके जीवन पर किताब लिखनी है। अरे लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है, डॉक्टर बोलते हैं। मैं इतना समय मेरे पास ही नहीं है कि मैं खुद किताब के लिए मैं इतना समय निकाल पाऊं। लेकिन साहब, डॉक्टर लीम ने जो भी बोला वो सारा ऑडियो सेशंस के साथ डॉक्टर सवेरा सर ने इस किताब के अंदर पूरा का पूरा स्क्रिप्ट के जैसा लिखकर आपके सामने लाए। तो हैट्स ऑफ डॉक्टर राजेश सवेरा सर, आपकी इस मेहनत को हम सलाम करते हैं, आदर्श मानते इस चीज को, और हम चाहते हैं इन चीजों को हर घर तक लेकर जाना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले अध्याय में। अगला अध्याय होगा ज्ञानोडर्मा का परिचय, जादुई मशरूम। तो जरूर ये वीडियो और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और तुरंत इसका बेल आइकॉन भी क्लिक करिए, क्योंकि अगला अध्याय कब होगा ये मैं आपको शेड्यूल नहीं बताऊंगा। मेरे बिजी शेड्यूल के अंदर से भी मैं समय निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो कभी भी आपके सामने वीडियो शूट हो सकता है। तो जैसे वीडियो रिलीज हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन कब आता है? जब आप बेल आइकॉन को भी हिट करते हो। कई बार गलती क्या करते हैं लोग, सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन बेल आइकॉन जो घंटी है ना उसको बजा कर नहीं रखते हैं, उसको ऑन नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है, आप सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्राइब तो हो जाते हो, आपको सब्सक्राइब यानी आपका इसके अंदर आ जाते हो, आप सब्सक्राइब तो हो जाते हो, लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता कि आज इस तरीके के वीडियो अपलोड किया गया है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, डीएक्सएन का परिवार है, ये खुशियों का परिवार है, तो आप भी और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए, और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन को भी क्लिक करके ऑन करके रखिए। और मिलते फिर अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 6, डॉक्टर लीम सियोजिन की बायोग्राफी, डीएक्सएन के साथ डॉक्टर लीम की यात्रा, यानी द जर्नी, माय जर्नी विथ डीएक्सएन, और साथ ही साथ शून्य ध्यान के प्रैक्टिस के साथ भी हम इसको आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।